अखिलेश यादव की वो 7 गलतियां जिन्होंने सिर्फ 7 महीने में 37 सीटों का स्वाद कम कर दिया, वही गलतियां इस बात का विश्लेषण भी हैं कि अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, लेकिन कुशल प्रशासक बनने के लिए उन्हें और सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। इतिहास इस बात का गवाह है दोस्तों कि जब जब सपा ने लोकसभा में ज्यादा सीटें जीती, तब तब यूपी में हिंसा बढ़ी। इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ भी सपा पे आरोप लगाते रहे कि यहां गुंडों को संरक्षण दिया जाता है, और हम यही आपको समझाते हैं कि कैसे अखिलेश के 37 सीटें जीतने के बाद अपराधी बेलगाम हो गए और उन अपराधियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से क्या था। जब योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पे बुलडोजर और बुलेट ट्रेन का एक्शन लिया तो अखिलेश बौखला क्यों गए। फिर बात चाहे बहराइच की हो या फिर सुल्तानपुर की, जहां अपराधियों और दंगाइयों का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश ने सदन से लेकर सोशल मीडिया तक हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। जब संभल के दंगाइयों पर प्रशासन के शिकंजा कसना शुरू किया तो संसद में पत्थरबाजों के दर्द पे मरहम तो लगाया, लेकिन 1978 में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का दर्द भूल गए। वहां अखिलेश यादव को एक बार भी याद नहीं आया कि किस तरह से 1978 में हिंदू परिवार को बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मारा गया और वहां से लोगों को भगाया गया। तो वहीं अयोध्या दुष्कर्म मामले में अपने वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव एक मासूम का दुख भूल गए और केवल राजनीति करने में जुट गए। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में अखिलेश 2024 में यह भी भूल गए कि उनको हिंदुओं का भी वोट मिला है, और अखिलेश की यही गलती उनके पीडीए का अंत शुरू कर देती है। ताजा ताजा चमकते राजनीतिक करियर पर भी उनकी ये सोच भारी पड़ गई, और इन बयानों का जो असर है वो अखिलेश यादव के नतीजों में भी साफ देखा जा सकता है। जो समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीती, दुनिया जानती है कि उपचुनाव में बहुत भारी फजीहत हो गई और 2 सीटों से ही उन्हें तसल्ली करनी पड़ी। इन 7 महीनों में लोगों को एक बात समझ में आ चुकी थी कि वो 37 लोकसभा सीटों का चमकता सोना उन्होंने अखिलेश को जो सौंपा था वो अब कोयले के तौर पे लोगों को दिखाई देने लगा। अखिलेश लगातार अपराधियों का समर्थन करते रहे और आम जनता से दूर होते रहे, लेकिन अखिलेश जनता के बदलते मन को भांप नहीं सके और बस तुष्टीकरण की राजनीति में लगे रहे। ऐसे में अगर 2027 में योगी के मुकाबले अखिलेश को देखा जाए तो अखिलेश काफी ज्यादा पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि आंकड़े ये बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यूपी उपचुनाव और महाराष्ट्र में बुरा हाल हुआ, उससे अखिलेश की वापसी बहुत दूर नजर आती। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपराधियों पे पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं के दिल को छूने वाले कई और काम किए। योगी ने अपने दम पर बीजेपी को हरियाणा में जीत दिलाई। इसके साथ ही महाराष्ट्र जैसे तमाम उदाहरण योगी के लिए दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी योगी का जादू चला, ये सबने देखा और खुद पीएम मोदी इसकी सराहना करते नजर आए। लेकिन सिर्फ चुनाव ही आकलन नहीं हो सकता है कि कौन बेहतर नेता है। चुनाव में जो नतीजे मिलते हैं उनको भुनाना पड़ता है, और जनता ने अगर आपको नकार दिया है तो अपने कमियों को सुधारना पड़ता है। जिन दिनों अखिलेश यादव यूपी में 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद गुमान में कुछ भी करने की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हीं दिनों योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर के आदेश दिए, और 4 जून को जब नतीजे आए थे, ठीक उसी के बाद 24 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए और अपराधियों के लिए योगी काल बन गए। यूपी का कोई कितना बड़ा भी आरोपी हो या फिर अपराधी हो, योगी आदित्यनाथ का स्टाइल एक जैसा रहा। एक तरीके से उन्होंने सबको सजा सुनाने की कोशिश की, सबके लिए बुलडोजर इंसाफ लागू हुआ। वो चाहे संभल के जियाउर रहमान हो जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, या फिर वो मुरादाबाद का वो लड़का हो जिसने एक महिला कांस्टेबल को छेड़ दिया था, और उसके बाद उसकी क्या तस्वीर सामने आई थी ये आपने देखा। आपने ये भी देखा कि जब अखिलेश यादव गलत होने पर भी एक धर्म के लोगों का समर्थन कर रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ बरेली की उस घटना को याद करिए जब चौराहे पे 4 लड़कों ने एक लड़की को छेड़ी तो उन चारों का एनकाउंटर हो गया और पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। ये तमाम वो बातें बताती हैं कि चुनाव सिर्फ एक जरिया हो सकता है जनता से जुड़े रहने का। असली नेता वही होता है जो अभाव में भी और प्रभाव में भी, दोनों में जनता के हित की बात करे। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात करते हैं तो अखिलेश यादव मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आपकी आंख खोल देने के लिए आपको कुछ तस्वीर दिखाते।
योगी आदित्यनाथ जब भी जनता दरबार करते हैं, पहले की जो लाइन होती है उसमें जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की जो महिलाएं होती हैं वो मुस्लिम महिलाएं होती हैं और योगी आदित्यनाथ उनकी बात सुनते हैं। अलीगढ़ की एक मुस्लिम महिला जब अपने भाई और अपने परिवार से परेशान हुई, इसके भाई के जब गलत इरादे थे, उसने योगी आदित्यनाथ को बाकायदे खत लिख दिया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब मुस्लिम परिवार योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हैं। सिर्फ अपराधियों और डकैतों का समर्थन करना, मंगेश के साथ खड़े रहना, अपराधियों का समर्थन करना, अगर अखिलेश यादव ने ये सब काम न किया होता तो शायद उपचुनाव में जो बीजेपी 7 सीटें जीती वो 7 सीटें ना जीत पाती और समाजवादी पार्टी के नंबर थोड़े ज्यादा होते। कुछ लोग कहते हैं कि संभल में अखिलेश यादव मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं और सच उनकी आंखों के सामने है, उसके बावजूद उसे दरकिनार कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि जब जनता ने आपको इतना बड़ा नंबर दिया दोस्तों, तो आपको यह भी तय करना होगा कि संभल का जो सच है कम से कम उसे तो स्वीकार कर लेते। और अगर आपको योगी आदित्यनाथ की आलोचना करनी थी तो आप करते। संसद के भीतर आप संभल की घटना का जिक्र भी करते और आप ये भी कहते कि हाँ, वहां पे 1978 का जो सच था वो दबाया गया था। ये तमाम वो बातें थी जिसका फायदा योगी आदित्यनाथ की टीम ने बखूबी उठा लिया। अब कुछ और फैक्ट आपको बताते हैं और यूपी में विधानसभा के भीतर क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। विधानसभा में बिना किसी हिचक के संभल में 1978 के नरसंहार को योगी ने बार बार लोगों को बताया और विपक्ष की बोलती बंद हो गई। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं पे हुए उस अत्याचार को भी समझाया, कैसे संभल में इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन किसी ने चू तक नहीं कही। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं। कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंग करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। अब ये देखने के बाद एक बात तो सभी पूरी तरह से समझ सकते हैं कि योगी का जलवा सिर्फ 2027 ही नहीं बल्कि आगे भी कायम रह सकता है, क्योंकि वो चुनाव हारने के बाद भी जनता का काम करते रहे। अधिकारियों का आदेश दिया कि चुनाव में कैसे लाइट कट रही थी, उन्होंने पूछा कि कैसे यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं, उनके बुलडोजर की रफ्तार बढ़ी, उन्होंने अपनी योजनाओं को और तेजी से लागू करने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ का स्टाइल बदल गया। इसीलिए कहते हैं कि एक कामयाब व्यक्ति जितना काम छोड़ देता है, एक असफल व्यक्ति उतना ही काम कर पाता है। और इस पूरी कहानी के पीछे का जो नैरेटिव है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि नंबर का घमंड सियासत में चलता नहीं है। वो अखिलेश या मोदी, जनता बारी बारी से सबका हिसाब कर देती है, सबको बता देती है कि नेता सिर्फ भाषण दे, जनता का काम करे। नेताओं को कुर्सी सौंपने का काम इस देश की जनता ही करती है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात को समझ लिया था और चुनाव हारने के बाद जी तोड़ मेहनत की। नतीजा यह हुआ कि 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में बहुत करारी हार मिली और इस तरीके से साल का अंत हो गया। इसमें कौन किंग है, कौन हारा है, कौन जीता है, इसका विश्लेषण देश की जनता के हाथों में है। कमेंट करके बताइए।